नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी यानी 1815 से लेकर के 1914 तक, और यहीं से शुरुआत हो जाती है प्रथम विश्व युद्ध की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज करना, यानी सामानों को एक दूसरे से अदला बदली करना। जैसे अगर मान लीजिए किसी के पास गेहूँ नहीं है तो वो किसी को चावल दे करके और उनसे चावल दे करके गेहूँ ले सकते हैं, और किसी के पास चावल नहीं है तो वो अपना गेहूँ दे करके चावल ले सकते हैं। तो इसे ही एक्सचेंज यानी विनिमय कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे देश में यानी पूरी दुनिया में किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय होता था। तो 19वीं सदी का मतलब 1801 जैसे ही होगा तो 19वीं सदी प्रारंभ हो जाएगी, और 1901 होगा तो 20वीं सदी चलने लगेगी। तो 19वीं सदी में तेज़ी से परिवर्तन होने लगा था, और जो अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख किया है। ये हैं व्यापार, श्रम तथा पूंजी। और पहला प्रवाह है व्यापार का, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा और गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित रहा। तो व्यापार में पूछा जाता है कि व्यापार किसका, तो कपड़ा तथा गेहूं का व्यापार ही सीमित रहा। दूसरा श्रम प्रवाह का होता है, यानी दूसरा श्रम का प्रवाह होता है। इसमें लोग काम यानी जो दूसरा प्रवाह होता है उसमें श्रम होता है। श्रम में लोग क्या करते हैं, श्रम मतलब मेहनत या मजदूरी होता है। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। यानी जिस देश में लोगों की कमी रहती थी या मजदूरों की, तो वहाँ लोग जाते थे कार्य करने के लिए। इसके बाद तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है। पूंजी का मतलब कि या तो आप कम समय के लिए लगाइए या दीर्घ समय के लिए निवेश किया जाता है। तो यदि इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करेंगे तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझ सकते हैं। यानी 19वीं सदी में पूरी दुनिया में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था चली, यानी कैसे वस्तुओं का एक्सचेंज हुआ। यदि हम इन तीनों प्रवाहों को देखेंगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय जानने से पहले जानेंगे कि कॉर्न ला क्या होता है। तो कॉर्न मीन्स होता है मकई, जिसे जोन्हरी कहा जाता है। कॉर्न ला ब्रिटेन में 1815 में बनाए गए ऐसे कानून थे जिनके तहत विदेश से अनाज लाने पर रोक लगा दी गई। तो कॉर्न लॉ क्या है कि कॉर्न लॉ एक प्रकार का नियम है, और इस नियम के तहत जो ब्रिटेन की सरकार थी वो दूसरे देशों से मक्का यानी कॉर्न को लाने यानी उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका उद्देश्य क्या था, यानी क्यों ऐसा किया गया। तो इसका उद्देश्य, इन कानूनों का उद्देश्य था कि ब्रिटिश जमींदारों का फ़ायदा हो और उनकी फसलें महंगी बिकें। तो यानी जो अमीर लोग हैं और जिनके पास अधिक खेती थी, तो जब आयात नहीं होगा यानी दूसरे देश से सामान नहीं आएगी तो केवल अपने देश का ही बिकेगा, और जब अपने देश का ही बिकेगा तो लोग उसको महंगा करके बेचते हैं, जिससे उनको तो लाभ होता है, लेकिन जो और लोग रहते हैं गरीब या मध्यम परिवार, उनके लिए काफ़ी समस्या हो जाती है। तो इसका परिणाम यानी रिजल्ट क्या हुआ, आम लोगों के लिए अनाज बहुत महंगा हो गया। गरीब और मजदूर वर्ग को खाने की चीज़ें खरीदना मुश्किल हो गया था। जनता के दबाव और व्यापारियों की मांग पर 1846 में कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया। यानी 1815 में 15 या 45 यानी 30-31 साल के बाद कॉर्न लॉ को समाप्त किया गया, और जनता के दबाव पर। इसके बाद 18वीं सदी के अंतिम दशक में ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ी, परिणाम स्वरूप देश में भोजन की मांग बढ़ी, शहरों का विस्तार हुआ, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी तथा उनके मूल्य भी बढ़ गए। इसी अंतर्गत ब्रिटेन की सरकार वहाँ के बड़े
यानी बहुत बड़े भूस्वामियों यानी जो भूमि के मालिक हैं उनके दबाव में आकर मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। जिस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया उसे कार्न लॉ बोला जाता है। यानी जो इसीलिए हम कार्न लॉ पहले ही समझा दिए हैं कि जो ब्रिटेन की सरकार थी वो इस नियम के तहत मक्का यानी जोन्हरी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। 18वीं सदी में, 18वीं के मतलब 1701 से लेकर 1762, 1798, 1765, 63, तो इस दौरान ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ी और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की मांग बढ़ेगा और जैसे ही भोजन की मांग बढ़ी तो सरकार ने कार्न लॉ के तहत विदेशी अनाजों के आयात पर यानी मक्का पर रोक लगा दिया। इसके बाद परिणाम स्वरूप अनाजों की कीमतें बढ़ने लगीं और इससे गरीब तथा मजदूर और मध्यम लोग परेशान हो गए और ब्रिटिश सरकार को 1846 में यह नियम वापस करना पड़ा। अब विदेशों से खाद्य पदार्थों का आयात आज़ाद हो गया है, आयात होने लगा और ब्रिटेन के खाद्य पदार्थों की कीमतों का दाम घट गया। यानी जब विदेश से सामान आने लगेगा तो सामान की अधिकता हो जाएगी और जिस चीज़ की अधिकता हो जाती है उसकी कीमत घट जाती है। इसके बाद ब्रिटिश खाद्य पदार्थों की कीमत गिरने से लोग गांव से उजड़कर शहरों या दूसरे देशों में जाकर बसने लगे। इसके बाद 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन की जनसंख्या में वृद्धि हुई। यानी उधर 18वीं सदी के अंतिम दशक में भी जनसंख्या की वृद्धि हुई और 19वीं सदी के मध्य में यानी 1850 में भी ब्रिटेन की जनसंख्या में वृद्धि हुई तथा पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया विश्व के प्रत्येक भाग में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती किया जाने लगा। यानी जब जनसंख्या बढ़ी, अब बताइए जनसंख्या केवल ब्रिटेन में ही नहीं और भी जगहों पर बढ़ रही थी, लेकिन अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस, यानी इतने बड़े बड़े देशों पर जगहों को साफ करके उन यूरोप वालों को खाने के लिए खेती किया जाने लगा। इसके बाद देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है। एक्स्ट्रा पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था इसकी शुरुआत 28 जून 1914 को साराजेवो में, यानी जो ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार था उसकी हत्या कर दी गई साराजेवो में। और हत्या करने वाला कौन था? तो सर्बिया का रहने वाला ग्रेविलो प्रिंसिप नाम का युवक। इसके एक महीने बाद 28 जून के एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को जो ऑस्ट्रिया हंगरी था, इस समय दो अलग देश हो गए हैं। ऑस्ट्रिया देश अलग है और हंगरी अलग है, उस समय एक ही था। तो जो ऑस्ट्रिया हंगरी था वो युद्ध का ऐलान कर दिया एक महीने बाद, जून के बाद जुलाई में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बाद 11 नवंबर 1918, चूँकि 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, तो अंतिम दिन था 11 नवंबर 1918 को यह युद्ध समाप्त हो गया। और फिर इन लोगों को उसी दिन की याद आई, यानी 28 जून को फर्डिनेंड की हत्या की गई थी, तो उसी की याद में फ्रांस में एक महल है जिसका नाम है वर्साय। वहीं पर 28 जून 1919 को औपचारिक रूप से संधि हुआ, यानी समझौता हुआ और युद्ध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और इसमें का सबसे महत्वपूर्ण बात ये पूछा जाता है कि इस युद्ध में कितने लोग मारे गए थे, तो 90 लाख से अधिक बताया जाता है। हालांकि 1.5 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए थे, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 90 लाख, तो वही मारेंगे हम लोग, वही जानेंगे। और 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए थे। तो ये रहा हम लोगों का दूसरा वाला वीडियो, यानी जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना है, यह उसका दूसरा वीडियो है। और इसको बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे क्या है,
पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में अर्थशास्त्रियों ने कितने प्रकार के प्रभावों का उल्लेख किया है, तो उसको याद रखेंगे व्यापार, श्रम तथा पूंजी। व्यापार यानी एक दूसरे देशों में लोग रोजगार की तलाश में आते जाते थे। इसके बाद श्रम का मतलब मजदूरी यानी काम की तलाश। इसके बाद पूंजी, पूंजी का मतलब पैसा होता है। पैसा आप कम समय के लिए लगाइए चाहे अधिक समय के लिए, जब तक लगाएंगे तब तक आपको प्रॉफिट मिलते रहेगा। ये हो गया। इसके बाद कॉर्नला पूछता है कि ये किस फसल के बारे में, तो इसका मतलब मकई हो गया। कब शुरू किया गया था? 1815 में। देश का नाम पूछता है तो उस देश का नाम है ब्रिटेन, यानी जिसको इंग्लैंड कहा जाता है। इसके बाद इससे ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ, महंगी फसलें बिकने लगीं और आम जनता की ज़िंदगी को नुकसान होने लगा। तो ये रहा। इसके बाद मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।